देखेंगे, आज पढ़ेंगे अशोक के अभिलेख जिससे एग्जाम में आते हैं सबसे अधिक प्रश्न। ठीक है। अशोक के छठवें स्तंभलेख से स्पष्ट होता है कि उसने धर्मलेख राज्याभिषेक के 12वें वर्ष पश्चात उत्कीर्ण करवाने शुरू किए। ठीक है। तो अशोक के छठे स्तंभलेख से यह ज्ञात होता है, यह पता चलता है कि उसने अपने धर्मलेख जो है राज्याभिषेक के 12वें वर्ष पश्चात उत्कीर्ण करवाने शुरू हुए। अशोक के शिलालेख आधुनिक कहाँ से मिलता है? भारत से, नेपाल से, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से। कहाँ कहाँ से मिलता है अशोक के शिलालेख? नाम पर ही इनका। कहाँ से? भारत, भारत से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल से, बांग्लादेश। बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? अशोक के शिलालेख अगर इन जगहों से अगर मिल रहा है तो जाहिर सी बात है इसके शासन काल जो थे, मतलब उनका जो क्षेत्राधिकार की बात करेंगे इन सब जगहों पे रहा होगा। ठीक है। क्लियर। ये सभी शिलालेख ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक साक्ष्य के पुख्ता प्रमाण है। ठीक है। अशोक के शिलालेखों में किस किस लिपि का प्रयोग है? ब्राह्मी है, खरोष्टी है, ग्रीक है, अरमाइक है। किस किस लिपि का प्रयोग हुआ है? किस किस लिपि का प्रयोग हुआ अशोक के शिलालेख में? ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक। बिल्कुल ठीक है। तो ध्यान रखिए, ब्राह्मी, ठीक है, खरोष्टी है, ग्रीक है, अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ। आप इससे पूछा जाएगा, यहां से आप प्रश्न आता है। ठीक है। तो इसको कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ है। कहां से प्राप्त हुआ है? ग्रीक एवं अरमाइक का कहां से प्राप्त हुआ है? अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान से। ठीक है। ग्रीक एवं अरमाइक अरमाइक लिपि का अभिलेख की बात करें अफगानिस्तान से। खरोष्टी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान से, कि नॉर्थ वेस्ट। ठीक है। प्रोविंसेस जो था, जहां से आते थे सीमांत गांधी खान, अब्दुल गफ्फार खान, जो कि बलूचिस्तान का इलाका है, उधर से मिला क्या? खरोष्टी लिपि का अभिलेख। क्या मिला? खरोष्टी लिपि का अभिलेख मिला। साथ में अगर संपूर्ण भारत से अगर बात करेंगे तो संपूर्ण भारत से मिला है ब्राह्मी लिपि का अभिलेख। अगर पूछा जाएगा अशोक के अभिलेख में, ठीक है, सबसे अधिक अभिलेख जो मिले किस लिपि में मिला है, तो क्या बताएंगे? बिल्कुल ब्राह्मी। ब्राह्मी में मिला है। ब्राह्मी किसमें में। मिला है? ब्राह्मी में मिला है। ठीक है। ब्राह्मी में मिला है। ठीक है। ब्राह्मी में। ठीक है। तो आपसे पूछा जाए, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख मिला अफगानिस्तान से। खरोष्टी की बात करेंगे तो पश्चिमी पाकिस्तान से, उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान से। और शेष भारत से मिले हैं इनके कौन से अभिलेख? तो ब्राह्मी के अभिलेख ब्राह्मी मिले हैं। माइक लिपि। बंद कर लीजिए, इको हो रहा है। ठीक है। आप चलेंगे, अशोक के राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्राकृत के लिपि के रूप में ब्राह्मी को अपनाया। ठीक है। अशोक ने राष्ट्रीय भाषा के रूप में, मतलब राज्य काज के भाषा के रूप में किसे अपनाया? तो प्राकृत भाषा को अपनाया। किसे अपनाया? प्राकृत। कहीं कहीं पे प्राकृत भाषा के संदर्भ में अर्ध मगधी का भी प्रयोग होता है। सो डोंट बी कंफ्यूज। ठीक है। ध्यान रखना। साथ में उसने लिपि को, किसने कौन से लिपि को अपनाया? ब्राह्मी। कौन सी लिपि को? ठीक है। तो ध्यान रखें, ब्राह्मी ब्राह्मी लिपि को लिपि। अपनाया। ठीक है। उत्कीर्ण उत्कीर्ण अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अभिलेखा शास्त्र कहते हैं। क्या बोलते हैं? एपिग्राफी। अभिलेखा शास्त्र। और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एपिग्राफी। तो एग्जाम में एपिग्राफी है तो ही सही है। अगर एपिग्राफी नहीं रही तो छोड़ के नहीं आना, अभिलेख शास्त्र आंसर करके आना है। ठीक है। ये महत्वपूर्ण है, इसको आपको क्या रखना है? याद रखना है। ठीक है। ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे अशोक के रामपुरवा अभिलेख। ठीक है। ध्यान में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार के संदर्भ से, इसलिए इसको नोट कीजिए। अशोक के रामपुरवा अभिलेख की बात करेंगे, बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण जिले, पश्चिमी चंपारण डेट इज बेतिया, ठीक है, पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। जबकि प्रयाग स्तंभलेख पहले कौशाम्बी में स्थित था, लेकिन बाद में मुगल सम्राट अकबर के द्वारा इलाहाबाद के किले में रखवा दिया गया। ठीक है। तो ध्यान में आपको रखना है। तो अशोक के रामपुरवा अभिलेख कहां से मिला है? तो बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण जिले से। प्रयाग स्तंभलेख की बात करेंगे तो प्रयाग स्तंभलेख इसको कौशाम्बी में स्थित है, इसलिए इसको कौशाम्बी अभिलेख के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। ध्यान में रखें। बाद में मुगल सम्राट अकबर के द्वारा, मुख्यतः अकबर का शासनकाल था, लेकिन रखवाया था इसको जहांगीर ने। ठीक है। इलाहाबाद के किले में रखवा दे। कभी इलाहाबाद के किला में जाना हो तो देखिएगा, हालांकि जाने की अनुमति नहीं है। ठीक है। ध्यान में रखेंगे। ठीक है। सम्राट अशोक की राजकीय घोषणाएं की बात करें, राजकीय घोषणा क्या होता है? राजज्ञा पे शासनादेश होता था। अभी तुम्हारे जो मोदी जी को कुछ कहना होता है, राष्ट्रपति को कुछ कहना होता है, उन्होंने क्या करते, वो क्या करते, तो वो मीडिया वगैरह को बुलाते, बोल देते। लेकिन अशोक को जब अपने जनता के साथ कुछ कहना होता था तो जिन स्तंभों पे उत्कीर्ण एवं उन्हें लघु स्तंभ लेख कहा गया, मतलब उसने कोई आज्ञा दिया, तो आज से राज्य में कोई भी व्यक्ति शराब का सेवन नहीं करेगा। ठीक है। तो जगह जगह पे क्या होता है? लघु स्तंभ लेख के माध्यम से उनको दीवार पे या फिर विशेष प्रकार के पत्थर पे, पाषाण पे उत्कीर्ण करवा दिया जाता था। लेकिन राज्य का जनता जो थे पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत सारे जनता मूर्ख थे, इसलिए कुछ अधिकारियों की नियुक्ति की गई जो उनको पढ़कर सुनाते थे से राजा का क्या आदेश जारी हुआ। ठीक है। ध्यान में रखेंगे। ठीक है। अशोक के समस्त शिलालेख लघु एवं दीर्घ स्तंभलेख ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। ठीक है। तो अशोक के जितने भी शिलालेख है, चाहे लघु हो जाएगा या फिर दीर्घ होगा, इस सबके साथ स्तंभलेख की बात करें ब्राह्मी लिपि में उत्तीर्ण है। इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अभी तक अशोक के 40 अभिलेख प्राप्त हो चुके, जो सर्वप्रथम 1837 में
जेम्स प्रिंसेप ने नामक विद्वान जो थे ना, अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सहायता हासिल की, लेकिन खोज बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन उसकी भाषा को कोई पढ़ नहीं पाया था। ठीक है, टी पैंटलर नाम का एक मतलब इतिहासकार था, उसने मतलब 1750 में ही दिल्ली में अशोक स्तंभ का पता लगाया था। ठीक है, टी पैंटलर ने, लेकिन उसको पढ़ने में सफलता मिली लगभग 87 वर्षों के बाद। किसे मिली? तो जेम्स प्रिंसेप को मिली, उसने अशोक के अभिलेख को पढ़ डाला। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, किसने पढ़ा? तो अशोक के अभिलेख को किसने पढ़ा? तो ध्यान रखेंगे, टी पैंटलर ने। ठीक है, अब बात करें अशोक के अभिलेख की बात करेंगे तो अशोक का अभिलेख, ठीक है, अशोक का अभिलेख सबसे लंबा या फिर सबसे बड़ा की बात करेंगे, 13वां अभिलेख जो है अशोक का सबसे बड़ा है। ठीक है, ध्यान रखिए, सबसे बड़ा या फिर सबसे लंबा है। बात करेंगे रुमनी देई के अभिलेख की बात करेंगे, जो ओडिशा के धौली में है। ठीक है, अशोक का सबसे बड़ा लंबा अभिलेख 13वां अभिलेख है, जो कि कलिंग के बारे में जानकारी भी देता है। अभिलेख कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? कहाँ पे देखने को? ओडिशा के धौली में। किस स्थान पे देखने को मिलेगा? तो ओडिशा के धौली पे अभिलेख आपको देखने को मिलेगा। महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। जबकि बात करें सबसे छोटा की बात करें, रुमनी देई है। रुमनी देई का अभिलेख या फिर लुम्बिनी के अभिलेख के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? ठीक है, क्या हो जाएगा सबसे बड़ा? तो सबसे बड़ा आपको ध्यान में रखेगा, सबसे बड़ा की बात करेंगे, कौन सा हो जाएगा सबसे बड़ा? सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? 13वां नंबर का। और सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा। ठीक है, तो रुमन्नी दे या फिर इसको क्या बोलते हैं? लुम्बिनी भी कह सकते हैं। अगर इच्छा जो हो सो कहिए, बस कहिए जरूर। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। आप चलेंगे अशोक के, देखिए अशोक के अभिलेख। ठीक है, अशोक के अभिलेख का भारतीय संविधान का नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है, मिलता जुलता है। ठीक है, ध्यान रखें। जैसे पहले अभिलेख में क्या पहले अभिलेख की बात, ये शिलालेख, अशोक के स्तंभ लेख एवं उसमें वर्णित विषय के बारे में हम लोग को देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें, अहिंसा पे विजय की बात कही गई। किसकी बात की गई? अहिंसा पे विजय की बात की गई। ठीक है, अहिंसा पे विजय मतलब पशु बलि की निंदा एवं समारोहों पे प्रतिबंध लगा। कौन से समारोह पे? तो बहुत सारा समारोह होते थे, धार्मिक समारोह होते थे, शादी ब्याह के अवसर पे गीत होता था, गाना बजाना होता था। तो अशोक ने बोला से देखो इस पे प्रतिबंध लगाते हैं। ठीक है, ये जो है सो मतलब सही नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने मतलब क्या किया, इन पे प्रतिबंध लगा दिया। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता, बताओ अशोक के प्रथम अभिलेख में किसकी चर्चा की गई है? तो पशु बलि की निंदा पशु की बलि चर्चा की निंदा। गई। किसकी? पशु बलि की निंदा की चर्चा की गई। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आप चलेंगे दूसरा अभिलेख, जिसमें समाज कल्याण है तो मनुष्य एवं पशुओं के लिए चिकित्सा की व्यवस्था की गई है। एवं पड़ोसी राज्य, ठीक है, ध्यान रखेंगे, पड़ोसी राज्य चोल, पांडे, सतीपुत्र, सत्यपुत्र एवं केरल पुत्र की चर्चा मिलती है। ठीक है, तो केरल पुत्र राज्यों के चेर के नाम से जानते थे। किसको? चेर राज्य को केरल पुत्र के नाम से जानते थे। ठीक है, तो अशोक की किस अभिलेख में, ठीक है, पड़ोसी राज्यों के बारे में जानकारी मिलती है? तो 13वां और दूसरा अभिलेख में। ठीक है, 13वां में भी होना चाहिए। हाँ, यहाँ पर भी पड़ोसी जी। राजाओं के बारे में जानकारी आपको मिलती है। ठीक है, तो अशोक के दूसरा अभिलेख में किसके किसके बारे में जानकारी मिलती है? चोल है, पांड्य है, क्षत्रिय पुत्र है और साथ में केरल पुत्र है। ठीक है, ये एक्चुअली में लोग संगम कालीन राजवंश है। ठीक है, नाम इसका नहीं, साथ में समाज कल्याण है तो मनुष्य व किसकी पशु के नहीं लिए मिलेगी चिकित्सा। सर? तो चेक की नहीं मिलेगी ना। केरल पुत्र शेर को ही कहा जाता था। ठीक है, हालांकि इसमें केरल पुत्र लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। दूसरा की बात करेंगे तो इसमें समाज कल्याण हेतु कार्य एवं मनुष्य की एवं पशुओं की चिकित्सा की व्यवस्था आपको देखने को मिलती है दूसरा में ही। ठीक है, आप चलेंगे तीसरा शिलालेख, क्या बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें राजकीय अधिकारी युक्त रज्जुक तथा प्रादेशिक को यह आदेश दिया गया कि वह हर 5वें वर्ष राज्य के दौरा पर जाए, ब्राह्मणों, मित्रों तथा श्रमणों के साथ आदरता पूर्वक मतलब व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, तो तीसरा अभिलेख में उसने क्या किया कि इसको अपने अधिकारी को, मतलब जो अधिकारी जो थे, राजकीय अधिकारी जो थे, जैसे रज्जुक हो गया, फिर प्रादेशिक हो गया, उनको आदेश दिया था हर 5वें वर्ष के दौरान मतलब यात्रा पे जाए, राज्य के दौरा पे जाए, और जो लोग जो थे उनको मतलब क्या करे, शिक्षित करे, उनके साथ उदारता पूर्वक व्यवहार करे, उनको नीति के बारे में, धर्म नीति के बारे में बताए। चौथा में बात करेंगे भेरी घोष। भेरी घोष मतलब युद्ध की जगह, धर्म घोष मतलब शांति की घोषणा की गई। पशु हत्या को बहुत हद तक रोके जाने का दावा किया है, क्योंकि जब यहाँ पे अशोक जो था से बौद्ध धर्म को अपना भी लिया, धर्म की नीति का पालन का, फिर भी राज्य में 2-3 पशु को मारा जाता था। जैसे कि हिरन को मारा जाता था, 2 हिरन को मारा जाता था प्रतिदिन, एक मोर को मारा जाता था। ठीक है, लेकिन यहाँ तक जाते जाते, चौथा शिलालेख तक जाते जाते आप देखोगे सब पूरी तरीके से मतलब उनका भी मतलब मारना मतलब क्या कर दिया,
प्रतिबंधित करे, हिरण और मोर को भी मारे जाने की बात मतलब जो थी यहाँ पे समाप्त कर दी गई। तो चौथा की बात है भेरी घोष। भेरी घोष का मतलब क्या होता है? युद्ध होता है। युद्ध की जगह पे धर्म घोष। धर्म घोष के मतलब शांति की घोषणा की गई और पशु हत्या को बहुत अधिक तक बंद कर दिया। ठीक है। पांचवा शिलालेख कई बार एग्जाम में पूछा है, क्योंकि यहाँ पे धम्म महापात्र का नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई। ठीक है। शासन के 13वें वर्ष में पांचवें शिलालेख के माध्यम से क्या जानकारी प्राप्त होता है? धम्म महापात्रा का नियुक्ति की गई। ठीक है। छठा शिलालेख की बात की, इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। अधिकारी को हर समय कहीं भी सेवा में तत्पर रहना चाहिए। ठीक है, ये कहा गया है छठवां में। सातवां में बात करेंगे तो सभी संप्रदायों के बीच में सहिष्णुता का भाव रखने पर बल दिया गया। मतलब इससे ये पता चलता है अशोक ने भले ही बौद्ध धर्म को अपना लिया कि या फिर किसी अपना लिया, लेकिन फिर भी किसी भी संप्रदाय के प्रति उसकी नीति जो थी मतलब अन्यायपूर्ण नहीं थी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसीलिए देवाम पीए जैसा उपाधि धारण किया, जिससे पता चलता है ब्राह्मणों की ब्राह्मण धर्म के प्रति उसकी सम्मान जो थी बनी हुई थी। ठीक है, तो इसने सभी धर्मों का प्रति मतलब क्या किया? तो सहिष्णुता का भाव रखने का बल दिया। आठवां की बात करेंगे तो अशोक का धर्म तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। ठीक है, और इसमें बात करेंगे तो इसने अपने क्या किया? बोध गया की यात्रा किया, जो कि शासन के कैवे वर्ष किया था बोध गया की यात्रा? 10वें वर्ष ना, लुम्बिनी 10वें वर्ष किया था। क्या में किया था? 10वें 10वें वर्ष किया था। ठीक है, तो 8वें शिलालेख में अशोक के धर्म की यात्रा, धर्म की यात्रा, तीर्थ यात्रा का उल्लेख है। और गौतम बुद्ध को जहां पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ध्यान में रखेंगे, तो उसकी उन्होंने यात्रा की थी। ठीक है, नौवां की बात करेंगे तो सच्ची वेतन एवं सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। धर्म में सभी दासों एवं नौकरों के प्रति मतलब दया भाव रखा गया है नौवां में। 10वां की बात, इसमें ख्याति एवं गौरव की निंदा की गई। ठीक है, मतलब क्या? ख्याति की बात करेंगे, गौरव की बात करेंगे, निंदा की गई, तथा धर्म कृति की श्रेष्ठता पे बल दिया गया 10वां में। 11 की बात करेंगे, इसमें धर्म के वरदान को सर्वोत्कृष्ट एवं धर्म की व्याख्या की गई। इंपॉर्टेंट नहीं ये सब। 12वां में बात करेंगे सभी प्रकार के विचारों का समान विभिन्न संप्रदायों के बीच समन्वय एवं महिला महापात्रों की नियुक्ति की गई है। ठीक है, तो 5वां में क्या है? धम्म महापात्र की नियुक्ति है। और ब्रह्मा में बात करेंगे तो महिला महामात्रों की नियुक्ति की गई थी ब्रह्मा में। 13वां में बात करेंगे तो कलिंग युग का वर्णन आपको देखने को मिलता है। युद्ध में 1 लाख लोगों के मरने का, अशोक ने हृदय को परिवर्तन की बात के साथ ही पड़ोसी राज्यों का वर्णन भी देख रहे हैं। दूसरा में भी कुछ राज्यों का वर्णन है और 13वां में भी पड़ोसी राज्यों का वर्णन है। ठीक है, 14वां की बात करेंगे तो प्रजा को स्वतंत्र धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करना। इनमें अपने प्रजा के प्रति पितृवंश प्रेम भाव को अपनाने पर बल दिया गया। ठीक है, तो प्रजा के प्रति राजा जो था सो पितृवत प्रेम भाव को अपनाने पर बल दिया गया। कितने बात करेंगे? स्तंभ लेख कितने? 14 है मुख्यतः, जो कि सबसे बड़ा 13वां है। सबसे छोटा की बात करेंगे तो ध्यान में रखेंगे लुम्बिनी वाला जो है सबसे छोटा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे कोई इंपोर्टेंट क्या है उस पर हम लोग बात कर लेते इतने। सबसे बड़ा 7वां दिखा रहा है गूगल। अरे तो अभी तो ये स्तंभ लेख थोड़ी ना है, अभी चलेंगे ना, उस पे आएंगे, उसमें शिलालेख। अभी उस पे आएंगे। ठीक है, शिलालेख होगा वो। ठीक है, एक स्तंभ लेख भी था, एक शिलालेख था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम देखेंगे, आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रथम में क्या है? तो प्रथम में अहिंसा पे बल है, पशु बलि की निंदा है। ठीक है, दूसरा में क्या है? समाज कल्याण है, तो मनुष्य एवं पशु के लिए चिकित्सा की व्यवस्था है। और चोल, पांडे, सतीपुत्र, केरल पुत्र का वर्णन है। ठीक है, तीसरा में क्या है? इसमें राजकीय अधिकारियों युक्त रज्जुक तथा प्रादेशिक को आदेश दिया गया। तो हर पांचवें में धर्म की यात्रा है। चौथा में है भेरी घोषण, युद्ध की नीति को त्याग करके धर्म की नीति का मतलब शांति का पालन करना। पांचवा जो है धर्म महापात्र की नियुक्ति है। छठा में आत्मनियंत्रण पे बात है। सातवां में सही धर्म के प्रति सही सुनता है। आठवां में है अपने शासन के 10वां वर्ष बोध गया की यात्रा का, तो ये इंपोर्टेंट है। नौवां की छोड़ दीजिए, मतलब नौवां में दास एवं नौकरों के प्रति भी दया भाव की बात कही गई है। ठीक है, 10वां में बात करेंगे तो यहाँ पे ख्याति एवं गौरव की निंदा की गई है। धर्म कीर्ति की श्रेष्ठता पे बल दी गई है। 11वां में बात करेंगे तो यहाँ पे मतलब इसमें धर्म के वरदान को सर्वोत्कृष्ट में धर्म की व्याख्या की गई है। ठीक है, 12वां इंपोर्टेंट है, महिला महापात्रों की नियुक्ति है। 13वां में कलिंग का वर्णन है, प्रश्न पड़ोसी राजाओं के बारे में भी जानकारी दी गई है। 14वां बात करेंगे तो प्रजा को स्वतंत्र धार्मिक जीवन जीने के लिए अपने प्रजा के प्रति प्रीतिवंत भेदभाव को अपनाने का भी बल दिया गया है। तो यही सब है, कुछ इसमें से प्रश्न आता है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे गुहा लेख की बात करेंगे। ठीक है, ये क्या था? ये सबके सब जो थे स्तंभ लेख थे। क्या थे ये? सबके सब स्तंभ लेख थे। ठीक है, आप देखेंगे गुहा लेख। ठीक है,
अशोक की गुहा लेख में मस्तम लेख, ठीक है। तो दक्षिण बिहार के गया जिले में स्थित बराबर के पहाड़ी में 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख प्राप्त हुए। इन सभी की भाषा प्राकृत एवं लिपि की बात करें तो ब्राह्मी। गुहा लेख क्या होता था? गुहा मतलब जो पहाड़ों के, मतलब जो गुफा वगैरह जो होता था, गुफा में उसमें भी होता है बहुत ना, जगह से लेख मिले हैं, उसको क्या बोलते थे? गुहा लेख बोलते थे, ठीक है। अब गुफा में यहाँ से लिखा प्रश्न होता किया है। था, सो देखिएगा। तब बराबर की पहाड़ी का गुफा आपको कहाँ पे मिलेगा? बिहार के किस जिला में मिलेगा? बिहार में था। जहानाबाद। हाँ, बिल्कुल। कहाँ पे? तो बिहार के जहानाबाद जिला में मिलेगा, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। गया में नहीं, बहुत लोग गया मार के आते हैं, गया से थोड़ा दूर है, ठीक है। तो अशोक की गुहा एवं स्तंभ लिंग में देखेंगे तो दक्षिण बिहार के गया जिले में स्थित, ठीक है। बराबर की गुहा नहीं, जहानाबाद में गया लिखा हुआ है, ठीक है। में 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख प्राप्त हुए। इन सभी की भाषा प्राकृत और लिपि की बात करेंगे, क्या है? तो लिपि की बात की जो ब्राह्मी है। केवल 2 अभिलेख शहबाजगढ़ी तथा मनसेरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्टी, यही यहाँ पे गलती कर देता है, ठीक है। जितने भी अशोक के जो अभिलेख जो गुहा लेख में जो प्राप्त हुए हैं, ठीक है, अशोक के जो अभिलेख जो मिले हैं गुफाओं की दीवारों पर, उनकी भाषा प्राकृत है। लिपि क्या है? लिपि क्या होगी? ब्राह्मी होगी, ठीक है। भाषा प्राकृत हो जाएगी और लिपि की बात करें क्या हो जाएगा? ब्राह्मी हो जाएगा। ब्राह्मी लिपि। और केवल 2 अभिलेख, एक शहबाजगढ़ी तथा मनसेरा, ठीक है, ध्यान में, दोनों के दोनों पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। कि लिपि की बात करेंगे, ब्राह्मी न होकर क्या है? खरोष्टी है, ठीक है। क्या है इनकी लिपि? क्या है? तो इनकी लिपि खरोष्टी है। यह लिपि दाई से बाई ओर लिखी जाती थी। खरोष्टी को कैसे लिखते थे? दाई से बाई, ठीक है। ठीक है। हाँ, शहबाजगढ़ी या ठीक मनसेरा से, है। किसमें? खरोष्टी से, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आप चलिए दाई से बाई, उर्दू नहीं लिखते दाई से बाई? उर्दू देखा है किसी को आप लोगों ने लिखते हुए? सर वो तो बाएं से दाएं होता है ना। उर्दू ऐसे लिखते हैं, दाएं से ठीक बाएं है, होता है दाएं कि से ऐसे, कमला हम लोग बाएं से दाएं कमल लिखते हैं। कब, ठीक है, ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है। हाँ फिर ऐसे उधर जाते हैं, फिर ऐसे जाते हैं, ठीक है। हम लोग बाएं से दाएं लिखते हैं, ठीक है। आप चलेंगे तक्षशिला में। तक्षशिला में अरामाइक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख तथा कंधार के पास शेर एक ऊना नामक स्थान से यूनानी तथा अरमाइक द्विभाषी लेख प्राप्त हुए, ठीक है। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा से, बताओ तो तक्षशिला से जो अभिलेख जो प्राप्त हुआ, किस पे? अरमाइक में लिखा गया है, अरमाइक लिपि में, जो कि पाकिस्तान से है। और यहाँ पे कंधार के पास एक जगह है जिसको बोलते हैं सार ए कूना। कौन सी बात, कौन सी है? सार ए कूना। तो यहाँ से जो प्राप्त हुआ, यूनानी तथा अरमाइक दोनों में लिखा हुआ है, ठीक है। इसीलिए इसको द्विभाषीय बोलते हैं। तो अशोक के द्विभाषीय अभिलेख जो है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कहाँ से? कंधार के पास के सर ए कूना से, ठीक है। तो सर आ कूना से जो अभिलेख जो प्राप्त किए द्विभाषीय है, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखें। आप यहाँ पे देखेंगे अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या की बात करेंगे, उनकी संख्या 7 है, ठीक है। अभी जो आपने जो देखा था यहाँ पे, ठीक है, अशोक के स्तंभ लेखों, उनमें वर्णित विषय है। तो यहाँ पे क्या है? 1 मिनट। शिलालेख है। हाँ, अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है तथा 6 विभिन्न स्थानों से पाषाण स्तंभों पे उत्कीर्ण किए गए हैं, ठीक है। यही में 7वां नंबर जो होता है ना, जो आई थिंक इसका बड़ा होता है, ठीक है, इसमें दिया भी होगा, ठीक है। अब सबसे पहले चलेंगे दिल्ली टोपरा। कौन सा? दिल्ली टोपरा, मेरठ भी कहते हैं, ठीक है, ठीक है। दिल्ली टोपरा, एक दिल्ली मेरठ है, एक दिल्ली टोपरा है, एक दिल्ली मेरठ है, और लौरिया अरेराज तथा लौरिया नंदनगंज जो कि बिहार में है, ठीक है। आप देखिए दिल्ली टोपरा देखेंगे, यह स्तंभ लेख प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में पाया गया था। कहाँ पे था? उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिला में था, ठीक है। ये मध्ययुगीन सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया। इस अभिलेख में अशोक के 7 अभिलेख उत्कीर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये टोपरा में जो था, ठीक है, उत्तर प्रदेश में, तो जब यहाँ पे जब ये देखा, क्या नाम है इसका, फिरोज शाह तुगलक ने देखा तो इसकी सुंदरता पे मुग्ध हो गया, ठीक है। तो इसने मतलब क्या किया, इसको उठा के, मतलब उसने क्या किया, 60 बहुत सारे हाथी का प्रयोग किया। हाथी की संख्या मुझे नहीं पता क्योंकि काफी वेटेड था। बहुत सारा हाथी के प्रयोग करके इसको दिल्ली के फिरोज शाह कोटला, जो अभी जहाँ पे आप स्टेडियम देखते हो वहां पे उसका महल हुआ करता था, वहां पे उसने रखवा दिया, ठीक है। इसको हाथी से खिंचवा कर लेकर आया था, ठीक है। इसको बोलते हैं दिल्ली टोपरा। कहाँ से मिला? उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिला से, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसको कौन दिल्ली लेकर आया? दिल्ली लेकर कौन आया इसको? बिल्कुल, फिरोज शाह तुगलक। अब चलेंगे दिल्ली मेरठ। यह स्तंभ लेख भी पहले मेरठ में था, जो बाद में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा फिर से इसको दिल्ली ले गया गया, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो दिल्ली टोपरा को भी लेकर उठा कर आया, टोपरा वाला, मेरठ वाला को भी कहाँ लेकर आया? दिल्ली लेकर आ गया, ठीक है। लौरिया अरेराज लौरिया नंदनगढ़, यह स्तंभ लेख बिहार राज्य के चंपारण जिले में, इस पे बैल की आकृति, किसकी आकृति है? इस पे बैल की आकृति। लौरिया अरेराज और लौरिया नंदनगढ़ की बात के बिहार राज्य के चंपारण जिले में है।
इस पे किसकी आकृति है, तो इस पे बैल की आकृति आपको देखने को मिलेगा, जो कि महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप देखेंगे टोपरा पहले उत्तर प्रदेश में था, मेरठ उत्तर प्रदेश में था, प्रयाग स्तंभ लेक जिसे जहांगीर के बारे में चर्चा दिया गया, इसको मतलब किसने उठा के ले आया था, जहांगीर ने मतलब इसको उठा के कहाँ पे रख दिया था, इलाहाबाद के किले में रखवा दिया था। इलाहाबाद किले में। ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश में मिलेगा। लौरिया अरेराज की बात करेंगे, मोतिहारी में, पूर्वी चंपारण में। लौरिया नंदनगढ़ की बात करेंगे तो ये आपको पश्चिमी चंपारण में है। रामपुरवा की बात करेंगे ये आपको पश्चिमी चंपारण में है। ठीक है, तो लौरिया अरेराज की बात करेंगे तो केवल पूर्वी चंपारण में अरेराज, मोतिहारी में पड़ता है। लौरिया नंदनगढ़ रामपुरवा दोनों को दोनों कहाँ पे है, तो पश्चिमी चंपारण में। गलती मत कीजिएगा, गलती यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, आप देखेंगे बसहा लघु शिलालेख। बसहा समझते हैं, बसा क्या होता है, बसा एक सवारी। बैल बैल बसा जो होता है ना, छोटा सा एक पहले जो बैली होता है, गांव देहात में आता नहीं था, जिसको बोलता था बताओ एग्जाम में पास हो जाएंगे तो भी वो गर्दन हिला देता था, बोलो मर जाएगा तो भी वो गर्दन हिला देता है, तो उसे बसा बोलते हैं। ठीक है, उसको सींग नहीं होता है। देखेंगे तो ध्यान में रखना है, यह शिलालेख बिहार के कैमूर पहाड़ी में चांद क्षेत्र में बसहा में अवस्थित है, लेकिन इस जगह का नाम है बसहा। ठीक है, वो बसहा होता है। ठीक है, तो बसहा लघु शिलालेख की बात की, यह शिलालेख बिहार के कैमूर पहाड़ी में चांद क्षेत्र में बसहा में अवस्थित है, जो स्थानीय लोगों में मठमुरिया और मुरमुरिया के नाम से प्रसिद्ध है। क्या बोलते हैं इसको, ठीक है, ध्यान में रखना है, तो क्या उसको मठमुरिया, ठीक है, और मुरमुरिया के नाम से प्रसिद्ध है। भारतीय पुरातत्व विभाग ने इसकी खोज 2009 में की थी। इतिहासकारों का मानना है कि अशोक सम्राट ने बौद्ध धर्म प्रचार के दौरान 256वीं रात यहीं पे गुजारी थी, मतलब एक रात यहाँ पे गुजारा गया था। ठीक है, ध्यान में, उसी से बना बसहा शिलालेख। कहाँ पे मिलेगा, तो कैमूर पहाड़ी में चांद क्षेत्र में आपको बसहा में अवस्थित है। ठीक है, आप देखेंगे अशोक के परवर्ती शासक, कौन से शासक, अशोक के परवर्ती शासक। ठीक है, मतलब आफ्टर अशोक कौन कौन से शासक हुए उनके बारे में जरा हम लोग पढ़ लेते हैं। तब मगध साम्राज्य के महान अशोक सम्राट अशोक की मृत्यु के उपरांत अगले 5 दशक तक उसके निर्बल उत्तराधिकारी शासन संचालित करते रहे। ठीक है, निर्बल उत्तराधिकारी मतलब उत्तराधिकारी तो थे लेकिन क्या थे, कमजोर थे। कैसे उत्तराधिकारी थे, कमजोर थे। ठीक है, अब बात करेंगे बौद्धिज्म जैनिज्म, या फिर बात करेंगे ब्राह्मण ग्रंथ में अशोक के उत्तराधिकारी के शासन के बारे में परस्पर विरोधी विचार पाए जाते हैं। क्या विरोधी मतलब किसी में समानता नहीं मिलती है, कोई कुछ और चर्चा करता है तो कोई कुछ और चर्चा करता है। ठीक है, जैन बौद्ध में ब्राह्मण ग्रंथ में अशोक के उत्तराधिकारी के शासन के बारे में परस्पर विरोधी विचार पाए गए। पुराणों में अशोक के बाद 1 या 10 शासक की चर्चा है। ठीक है, मतलब समझिए कितनी ज्यादा इसमें कॉन्ट्राडिक्शन है, मतलब 1 या 10। ठीक है, या तो 1 हुआ या तो 10 हुआ। दिव्यावदान के अनुसार 6 शासकों ने शासन किया अशोक के बाद। ठीक है, अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य पश्चिमी और पूर्वी भाग में बट गया। ठीक है, पश्चिमी भाग में कुणाल का शासन था, पूर्वी भाग में संप्रति का शासन था। किसके, तो अगर दिव्यावदान की बात करेंगे तो अशोक के उत्तराधिकारी कितने हुए, 6 हुए। ठीक है, अशोक का पौत्र जो था दशरथ, उसके बाद सालिम सुख, सतधनुष, संप्रति, देववर्धन, अंतिम कौन थे, 6 थे। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो दिव्यावदान के अनुसार अगर बात करेंगे तो अशोक के कितने शासक हुए उत्तराधिकारी अशोक के बाद, 6 हुए। ध्यान रखें, 6 हुए। और सबसे अंतिम कौन हुआ, सबसे अंतिम कौन, बृहद्रथ। कौन था सबसे अंतिम की बात करेंगे, बृहद्रथ था। ठीक है, 170 ईसा पूर्व में। ठीक है, पश्चिमी भाग पर बैक्ट्रियन यूनानियों का पुनर्धिकार होगा, लेकिन पूर्वी भाग पर दशरथ का राज्य जो था कायम था। ठीक है, मौर्य साम्राज्य की बात करेंगे तो अंतिम सम्राट की बात करें बृहद्रथ था, जिसकी हत्या 185 ईसा पूर्व में। बृहद्रथ की हत्या उसके ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दिया। कौन सी वंश की नींव डाली, तो साथ में किसकी नींव डाली, शुंग वंश की नींव डाली। आप देखेंगे अशोक से संबंधित कुछ गुफा है जिसमें से बराबर है नागार्जुनीय गुफा है, इसको आज हम लोग कर लेते हैं, जो कि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आता है, हमेशा प्रश्न पूछता है, महत्वपूर्ण है, करना जरूरी भी है। ठीक है, अब देखेंगे सम्राट अशोक ने आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं के वर्षावास के लिए, वर्षावास में देखिए ये लोग भिक्षु जो थे क्या करते थे, भिक्षा मांग के जीवन यापन करते थे। लेकिन जब वर्षा का समय आ जाता था, ये भिक्षा को क्या करते थे, मांगने नहीं जाते थे, जमा कर लेते थे, किसी गुफा में क्या करते थे, शरण ले लेते थे। ठीक है, तो सम्राट अशोक ने आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं के वर्षावास के लिए नागार्जुन पहाड़ी एवं बराबर पहाड़ी को एकास्मक चट्टानों को काटकर दोनों में शैलकृत गुफाओं का निर्माण करवाया। कहाँ कहाँ पे करवाया है, तो नागार्जुनी पहाड़ी तथा बराबर की पहाड़ी। ठीक है, दोनों आसपास भी है, ज्यादा दूर नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखें बिहार की गया के निकट बराबर की गुफा है, चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी गुफा है। इसमें से ज्यादातर का संबंध मौर्य काल से। ठीक है, ध्यान में रखेंगे।
कुछ गुफाओं में अशोक के शिलालेख को देखा जा सकता है। ये गुफाएं बिहार के गया से 24 किलोमीटर की दूरी या फिर 16 माइल की दूरी पे वर्तमान कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो वर्तमान आपको कहाँ पे मिलेगा? जहानाबाद में मिलेगा। ठीक है, कहाँ पे मिलेगा? जहानाबाद। जहानाबाद। गुफा का नाम क्या क्या? कभी कभी इससे प्रश्न पूछता है तो हम लोग उसको देखेंगे। बसार से मौर्य, ब्राह्मण। हाँ ठीक है, मौर्य काल की गुफा है जहानाबाद जिले में स्थित। बराबर 4 गुफा, नागार्जुन में 3 गुफा है। ठीक है, इसको जुड़वा पहाड़ियों पे स्थित है। कहाँ पे स्थित है? जुड़वा पहाड़ियों पे स्थित है। दोनों की दूरी क्या है? बहुत ही कम, इसलिए कभी जाए तो दोनों को देख कर आए, एक को देख कर आएंगे तो अफसोस होगा। ठीक है, इसलिए जाए तो पूरा देख कर आए। ठीक है, तो बराबर की गुफाएं में कितनी गुफाएं हैं? 4 है। ठीक है, और आज नागार्जुनी में कितने हैं? 3 है। 3 ठीक है, है। दोनों के दोनों जुड़वा पहाड़ी पे स्थित है। बराबर की गुफाओं से 1.6 किलोमीटर की दूरी पे नागार्जुनी पहाड़ी की गुफाओं को ही नागार्जुनी गुफाएं कहा जाता है। चट्टानों के काट कर बनाए गए ये कच्छ, ठीक है, अशोक और उसके पुत्र दशरथ के द्वारा निर्मित है। किनके द्वारा निर्मित है? तो 2 शासक निकल कर आएंगे, अशोक और उसका पुत्र कौन है? दशरथ। ठीक है, तीसरी सदी ईसा पूर्व से संबंधित है। यद्यपि वे स्वयं बौद्ध थे, लेकिन एक धार्मिक सहिष्णुता की नीति के तहत उन्होंने विभिन्न संप्रदायों को भी पनपने का अवसर दिया। क्योंकि आजीवक की बात करेंगे, आजीवक कौन था? आजीवक जो था बौद्ध धर्म से अलग संप्रदाय था, लेकिन उनको भी मतलब पनपने का मौका दिया इन गुफाओं में। ठीक है, इन गुफाओं का उपयोग आजीवक के सन्यासियों के द्वारा किया गया। इस संप्रदाय का स्थापना मखली गोसाल ने किया था। इसके अलावा इस स्थान पर चट्टानों में निर्मित बौद्ध और हिंदू मूर्तियों की भी गुफा पाई जाती है। मखली गोसाल जो था आजीवक संप्रदाय को भारत में पूरी तरीके से समाप्त हो गया, क्योंकि इनकी नीति जो थी बहुत अधिक खराब थी। कहते थे अगर मतलब ठीक है, अगर मतलब जिंदगी जीना है तो यहीं पे जी लो, कोई स्वर्ग नहीं है, कोई नरक नहीं है, जो जिंदगी है जो है यहीं पे है। ठीक है, अगर अगर आपको मतलब ऐसी करना है, मौजी करना है तो उधार लेकर ही, अगर खाना है तो उधार लेकर, पीना अगर खाना है तो क्या करो? घी पियो। ठीक है, मतलब अच्छा खाना खाओ। ठीक है, उधार मरने के बाद तुमसे कौन उधार मांगेगा? बोलता था, मतलब ये ये इसमें बात चरवाक की बोल। गई है। ये अजीत केस ठीक कंबली है, का है सर। किसका? अजीत केस कंबली भौतिकवादी था जिसका अजीत ये चरवाक स्टेटमेंट था। बोला था घी पियो तो उधार पियो। आजीवक नहीं चाहते थे ना वो लोग। आजीवक का ही स्टेटमेंट जिसमें कहा गया था, वो देखो भौतिकवादी था। मतलब, हाँ तो आजीवक भी भौतिकवादी ही कहलाते हैं। एक बार देख लीजिएगा इसको। इसमें एक स्टेटमेंट और भी है, ऐसे देखो, पियो खूब पियो, फिर गिर जाओ, फिर उठो, फिर पियो, फिर गिर जाओ, फिर पियो। ठीक है, यह आजीवक का ही था। एक बार चेक कीजिए तो इसको। अजीत केस कंबली जो तो आजीवक संप्रदाय के ही रहे होंगे, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये तो आजीवक को पनपने का मौका नहीं मिला, आजीवक को पूरी तरीके से समाप्त कर दी गई। इनकी जो ग्रंथ वगैरह थे उनको जला दी गई। इनके संबंधित कोई भी ग्रंथ आपको नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, आप देखें बराबर की पहाड़ी में हमने जो 4 गुफा जो पढ़ा था, 4 गुफा में कौन है? कर्ण है, कर्ण चौपार, लोमहर्ष ऋषि, सुदामा और विश्व झोपड़ी। कर्ण चौपार, लोमहर्ष ऋषि, सुदामा और क्या है? विश्व झोपड़ी है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कौन कौन गुफा है? 4 गुफा में कौन कौन आते हैं? क्या नाम है चारों गुफा का नाम? गुफा का नाम कर्ण बताइए। कर्ण चौपार लोमस ऋषि बिल्कुल, सुदामा कर्ण विश्व। चौपार है, लोमस ऋषि है, सुदामा और क्या है? विश्व झोपड़ी है। इसमें सुदामा और लोमस ऋषि गुफाएं चट्टानों को काटकर बनाई जाने वाली गुफाओं की वास्तुकला के सबसे आरंभिक उदाहरण है। इनमें मौर्य काल में निर्मित वास्तुकला संबंधित विवरण मौजूद है। ठीक है, इसके कुछ सदी बाद गुफा का वास्तुकला महाराष्ट्र में अजंता और कार्ले की गुफाओं में पाए जाने वाला विशाल बौद्ध चट्टे के रूप में प्रतिबिंबित होता है। मतलब ये महाराष्ट्र वाला जो है उससे भी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, पहले की है। आप देखेंगे लोमहर्ष या फिर लोमा ऋषि का गुफा की बात करेंगे, तो मेहराब की तरह से आकार वाली ऋषि गुफा आकस्मिक चट्टानों को काट कर तराश कर बनाई गई है। गुफा का प्रवेश द्वार पर 2 शिलालेख मिलते हैं, जिनमें गुप्तोत्तर काल के मौखरी शासक, ठीक है, शार्दुल वर्मन तथा उसके पुत्र अनंत वर्मन का उल्लेख है। तो दूसरे में ब्राह्मी अभिलेख में इस तरह के, ठीक है, गोरखगिरी नाम से उल्लेख किया गया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए लोमस या फिर लोमा ऋषि का गुफा। ठीक है, सबसे पहले गुफा कौन सा है? लोमस या फिर लोमा ऋषि का गुफा है। ध्यान में, मेहराब तरह की आकृति। मेहराब समझते हैं ना क्या होता है? ये मेहराब है। क्या है? मेहराब। इंग्लिश में शब्द प्रयोग होता है आर्क। ठीक है, कौन सा होता है? आर्क होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ARCH, आर्क। ये होता है मेहराब होता है। ठीक है, ठीक है, तो लोमहर्ष गुफा की बात करेंगे। इंपॉर्टेंट क्या है हमसे, तो इसमें आपको ध्यान में रखना है। लोमहर्ष गुफा की बात करेंगे तो मेहराब तरह की आकृति आकार वाली ऋषि गुफा एकास्मक चट्टानों को काटकर बनाया गया है। गुफा के प्रवेश द्वार पर 2 शिलालेख मिलते हैं, जिनमें गुप्तोत्तर काल के मौखरी शासक
शार्दुल बर्मन, उनके पुत्र अनंत वर्मन का उल्लेख मिलता है। तो एफसी एग्जाम में पूछा जाएगा शार्दुल बर्मन अनंत वर्मन का उल्लेख किस गुफा में मिलता है, तो क्या बताएंगे, लोमहर्ष गुफा में, या फिर लोमस गुफा में, लोमा ऋषि के गुफा में मिलता है, या फिर पूछेगा लोमस ऋषा के गुफी में किन दो शासकों का वर्णन मिलता है, तो मौखरी नरेश, शार्दुल बर्मन और अनंत वर्मन। ठीक है। आप चलेंगे एक चीज और भी देखा, एक चीज और भी देखना है, एक दूसरे ब्राह्मी अभिलेख में इस जगह को गोरखगिरी के नाम से जाना जाता है। इस जगह को किस नाम से जानते हैं, गोरखगिरी के नाम से भी। ठीक है। अब आते हैं सुदामा गुफा। एक गुफा 261 ईसा पूर्व में श्री के मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा बौद्ध भिक्षुओं को समर्पित की गई। इनमें से एक आयताकार मंडप के स्थान पर द्वितीय मेहराबदार कक्ष बना हुआ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे दो गुफा जो बना छो ना, जो कि मतलब एकास्मक पत्थर को काट कर बनाया गया था। कौन कौन गुफा, तो सुदामा, लोमहर्ष। अब बोलोगे सर एकास्मक पत्थर क्या होता है, मान लीजिए बड़ा सा कोई पत्थर है, ठीक है, पहाड़, ठीक है, पहाड़ समझते हैं ना, पहाड़ क्या है, पहाड़ भी तो एक तरह का एकास्मक पत्थर है। अब पहाड़ को काट काट के उसको गुफा बना दिया गया। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। आप चलेंगे क्या है, तो इसमें देखना है आपको कर्ण चौपार गुफा। ठीक है, यह पॉलिश युक्त सतहों के साथ एक एकल आयताकार कमरे के रूप में बना हुआ है। इसमें ऐसे शिलालेख मौजूद है जो संभवतः 245 ईसा पूर्व के। कुछ इतिहासकार इसे महाभारत कालीन भी मानते हैं। ठीक है, तो कुछ इतिहासकार मानते हैं इतना पुराना है, सब महाभारत काल का है। ठीक है। आप चलेंगे चौथा देखेंगे तो विश्व झोपड़ी। क्या देखेंगे, विश्व झोपड़ी। तो विश्व झोपड़ी में इसमें दो आयताकार कमरे मौजूद है जो चट्टानों के काट कर बनाए गए हैं। आजीविकों को समर्पित इस गुफा में अशोककालीन शिलालेख मिलते हैं। अपने शासन के 12वें वर्ष में इसका निर्माण अशोक सम्राट ने किया। तो यहाँ पे एकाश्म से बना हुआ विश्व झोपड़ी बना हुआ, और कौन बना हुआ है, सॉरी सुदामा बना हुआ है। हाँ, सुदामा और लोमहर्ष ऋषि का गुफा जो है चट्टानों को काटकर बनाई गई। ठीक है। आप चलेंगे, यहीं से आप जाओगे कितने किलोमीटर, मात्र 1.6 किलोमीटर। ठीक है, बहुत नजदीक में मिलेगा आपको नागार्जुनी गुफा। ठीक है, और नागार्जुनी गुफाओं में गुफाओं की संख्या कितनी है, यहाँ पे कितनी है, 3 थी सर, यहाँ पे तीन बराबर में मिलेगी। 4 ठीक है, यहाँ पे बराबर में 4 है। ठीक है, और यहाँ पे मिलेगी 4, 3। ठीक है। देखेंगे नागार्जुनी पहाड़ी की गुफा है, बराबर गुफाओं से छोटी एवं नहीं है। ये 3 गुफाएं इस प्रकार है। ठीक है, पहले मिलेगा गोपिका गुफा। यह नागार्जुनी पहाड़ी की 3 महत्वपूर्ण गुफाओं में से सबसे बड़ी गुफा है। शिलालेख के अनुसार इसे 232 ईसा पूर्व में दशरथ के द्वारा आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों को समर्पित किया गया। इस गुफा में छत की बात करेंगे कैसे मेहराबदार है। ठीक है। आप चलेंगे बापियाका गुफा। यह भी अशोक के पुत्र दशरथ के द्वारा निर्मित है, जिसे आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों को समर्पित किया गया। तीसरा की बात करेंगे बेदाती गुफा। यह बापियाका गुफा के निकट पश्चिम में स्थित है। यह आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों को समर्पित है। मतलब नागार्जुनी गुफाएं की बात करेंगे इसके लिए आजीवकों के लिए बनाया गया। कितने गुफा है, 3 गुफा है। कौन कौन है, गोपिका गुफा, बापियाका गुफा और बेदाती गुफा। ठीक है, सबसे बड़े की बात करेंगे तो गोपिका का है, गोपिका गुफा सबसे बड़ा है। और मुख्यतः किसके द्वारा, तो अशोक के पुत्र दशरथ के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है। अब कल के क्लास में हम लोग देखेंगे मौर्यकालीन प्रशासन, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, मौर्यकालीन प्रशासन जो होगा तो लंबा चैप्टर होगा। नहीं, खत्म ही कर देता हूँ मौर्यकालीन प्रशासन, क्या थोड़ा सा ये खत्म कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये कल ही चलेंगे, नहीं कल ही रहने देते हैं। मौर्यकालीन प्रशासन कल पढ़ा दूंगा, और साथ में हम लोग मौर्योत्तर काल में बिहार के भी कुछ चैप्टर को देखेंगे। ठीक है, जितना भी हो सके कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, ऑलरेडी 30 मिनट से